साथ रूबरू हो रहा हूं एनलाइटन योर इनर लाइट के साथ। आज हम इस साइंस के डीप में जाकर इसे और नए लेवल पर सीखेंगे। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो है आज जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उस प्रेजेंट सिनेरियो में क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। हमने एनएलपी में सीखा कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि जैसे ही हम प्रॉब्लम को चैलेंज का नाम देते हैं, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है रिफ्रेमिंग टेक्निक के द्वारा। प्रॉब्लम वर्ड बोलने से हमारा माइंड उसे डिफरेंट तरीके से परसीव करता है, और चैलेंज बोलने से, एक वर्ड चेंज कर देने से हमारे माइंड का परसेप्शन टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो हर किसी की लाइफ में 3 प्रकार के चैलेंज होते हैं। ये 3 चैलेंज जो हैं, ये हैं पास्ट के कुछ इश्यूज, यानी कि पास्ट के जो बचपन रहा या अडल्टहुड रहा या उसके पास्ट के जो पेनफुल मेमोरीज हैं, मेमोरीज के साथ साथ उसने कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं। कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया होगा, कुछ फेलियर उसे मिले होंगे, कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी उसके पास्ट में जो उसे पसंद नहीं है, कुछ उसके खास लोग जिनसे वो प्यार करता था उसे छोड़ के चले गए होंगे। यानी ये सब घटनाएं हर किसी की लाइफ में कॉमन है, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज, पेनफुल एक्सपीरियंसेस, और ये हमें प्रेजेंट में भी परेशान करते हैं। तो एनएलपी में तो हमने सीखा इन्हें डिलीट करना, क्योंकि ये हमारे माइंड के अंदर एक इंप्रेशन बना देते हैं और ये बिलीफ बन जाते हैं और इसकी वजह से बिहेवियर चेंज होता है। लेकिन साइकोन्यूरोबिक साइंस में हम इन्हें काटना सीखेंगे। काटना मतलब कर्मास को रिलीज करना। अभी तक हमने प्रेजेंट के ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो लाइफ को हम जी रहे हैं, उस लाइफ को, उसके जो पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस, उन्हें डिलीट करना सीखा माइंड से। लेकिन इसके पहले की जो लाइफ है, पास्ट लाइफ, क्या पता कितने जन्म हमने लिए हैं, और उनमें हमने डेफिनेटली बहुत सारे एक्शंस किए, कुछ कर्मास हमारे साथ इकट्ठे हो गए। उन कर्मास को भी हम काटना सीखेंगे। जो अच्छे कर्म हैं वो हमें फलीभूत होंगे, उनका मैनिफेस्टेशन हमारी प्रेजेंट लाइफ में होगा, और जो कुछ बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से इस प्रेजेंट लाइफ में कुछ अनवांटेड चीजें आ रही हैं, क्या उन्हें हटाया जा सकता है? यस। स्पिरिचुअल साइंस बताता है जो पास्ट के कर्मा होते हैं उन्हें मेडिटेशन के द्वारा रिलीज किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं कि पास्ट के कर्मा को भी काटा जा सकता है। कई बार हमने देखा लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं या बोलते हैं कि मैंने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मेरी प्रेजेंट की लाइफ एकदम हेल बन गई है। एज ए होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिनका पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ के इश्यूज, वेल्थ के इश्यूज, कई प्रकार के इश्यूज भरमार होती है उनकी लाइफ में। तो वो कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तो एक बहुत अच्छा इंसान हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबका अच्छा करना चाहा, लेकिन सारी चीजें मेरे साथ बुरी हो रही हैं। तो वहां पर यह पास्ट कर्मास का रोल आता है। बेशक फिजिकल साइंस इस बात को ना प्रूव कर पाया हो कि पास्ट लाइफ होती है या डेथ के बाद भी अगला जन्म होता है, लेकिन जितने भी स्पिरिचुअल साइंसेस हैं, वैदिक साइंस हैं, सभी इस पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, शायद सभी के सभी पास्ट में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो जब हम पुनर्जन्म की थ्योरी को बात करें, ये फिलॉसफी है या रियलिटी है,
ये तो शायद भगवान ही जानता है, या फिर अब कभी हमारा ऐसा जन्म हो जिसमें हमें पिछला जन्म भी याद हो तो शायद हम इसे प्रूव कर सकें। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग यहां इस जुड़े हुए हैं, किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं है, तो इसीलिए हम इसको फिलॉसफी बोले, थ्योरी बोले, लेकिन साइंस बताता है, स्पिरिचुअल साइंस बताता है कि पुनर्जन्म होता है। और अगर पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म के कर्मास भी इस लाइफ में आते हैं और कर्मा का फल भुगतना पड़ता है। यह बहुत बड़ी थ्योरी है स्पिरिचुअल साइंस की, स्पिरिचुअलिटी की। लेकिन क्या इन कर्मों को काटा जा सकता है? यस, डेफिनेटली काटा जा सकता है, गॉड के साथ कनेक्शन बनाकर, और कनेक्शन बनाकर उन्हें रिलीज किया जा सकता है। जितना हम मेडिटेशन में डीप कनेक्शन गॉड के साथ बनाएंगे, जितना उसके साथ जुड़ेंगे, उतना ही हमारे पास्ट के जो कर्म हैं, नेगेटिव कर्मास, उनको दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसे एनर्जी मेडिसिन के हिसाब से समझें, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझें, तो क्वांटम फिजिक्स बताता है कि हमारे चारों तरफ ऑरा होता है, बायोफील्ड होता है, जिसमें दो चीजें होती हैं, एक एनर्जी और एक इंफॉर्मेशन। और ये एनर्जी और इंफॉर्मेशन दोनों ही स्टोर होती है। इनफैक्ट पिछले जन्म के जो कर्मास होते हैं वो भी हमारे इस ऑरा में ही स्टोर होते हैं। और जब हम लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, ये जो ऑरा है, बायोफील्ड है, इसमें दोनों प्रकार के कर्म पास्ट के स्टोर हैं इसके अंदर, यानी कि नेगेटिव कर्मास और पॉजिटिव कर्मा। ये दोनों ही उस फ्रीक्वेंसीज इस इंफॉर्मेशन फील्ड के अंदर स्टोर हैं। जब हम लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं, तब लोअर कर्मास हमारे तरफ आने शुरू हो जाते हैं, यानी हम अपने वो वाले कर्मास को मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो नेगेटिव किए थे पास्ट की लाइफ में, पिछले जन्मों में। और जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, तो हमारी पिछली लाइफ के पॉजिटिव कर्मा हमारी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। यानी ये जो कर्म है, ये एक इंफॉर्मेशन की तरह हमारे बायोफील्ड में स्टोर हैं, और हमारी प्रेजेंट लाइफ की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि कौन सा कर्मा मैनिफेस्ट होगा। बायोफील्ड का इतना बड़ा रोल है कर्मास के साथ भी। और जब हम लगातार मेडिटेशन करते हैं, गॉड के साथ कनेक्शन बनाकर रखते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन एक हायर सेगमेंट पे आ जाती है और पॉजिटिव कर्मा अपने तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसी को चमत्कार बोलते हैं, इसी को भाग्य बोलते हैं। कई बार आपने देखा कुछ लोगों के साथ बहुत सारी चीजें लगातार पॉजिटिव होते जा रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सक्सेस मिलते जा रही है। यानी कि फिर लोग बोलते हैं कि यार इसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे इसने पिछले जन्म में। और कुछ लोगों के साथ जस्ट उल्टा होता है कि एक के बाद एक नेगेटिव घटनाएं, लगातार नेगेटिव एपिसोड। लेकिन इन दोनों में आप एक चीज देखिएगा कि जिनके साथ पॉजिटिव घटनाएं हो रही हैं और जिनके साथ नेगेटिव हो रही हैं, उन दोनों की प्रेजेंट लाइफ की फ्रीक्वेंसी देखिएगा। जिनके साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा होगा, वो एट प्रेजेंट बहुत हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने ऑरा में से अपने पॉजिटिव कर्मा को मैनिफेस्ट किया हुआ है। और जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं, उन्होंने नेगेटिव कर्मास को मैनिफेस्ट किया हुआ है। यह थ्योरी हम आगे और समझेंगे जब हम साइकोन्यूरोबी को और आगे एक एडवांस लेवल पर लेकर चलेंगे। डॉक्टर बीके चंद्रशेखर सर के साथ मेरी इस विषय पर काफी गहन बात हुई थी जब उनका रायपुर विजिट हुआ, कि सोल क्या होती है, सोल का पुनर्जन्म कैसे होता है, जर्नी क्या होती है, डेथ के बाद कुछ सीन होता है क्या, और कर्मास कैसे हमारे साथ जाते हैं। जब हम डेथ हो जाती है तो ये फिजिकल बॉडी तो यहीं रह जाती है, फिजिकल बॉडी मतलब ब्रेन एंड बॉडी, लेकिन इसके बियॉन्ड जो 4 बॉडीज हैं, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी और ब्लिस बॉडी, ये चारों बायोफील्ड में होती हैं। ये सारा का सारा क्लाउड में स्टोरेज है, और ये क्लाउड का स्टोरेज हमारी सोल के साथ, जब सोल यहां से जाती है, सोल के साथ क्लाउड में ये सारा इंफॉर्मेशन चला जाता है। और जैसे हमने हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू स्पिरिचुअलिटी में समझा कि वहां पर कोई चित्रगुप्त होता है जो ब्यौरा खोलता है, फाइलें खोलता है, और फिर आपके कर्मों का हिसाब मिलता है। मुझे नहीं पता ये थ्योरी कितनी
ये कहानी है या सही है, लेकिन अगर क्वांटम फिजिक्स की बात करें, इस फिलॉसफी को कैसे क्वांटम फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ये है कि जब आपकी सोल इस क्लाउड के साथ ऊपर जाती है, तो ये क्लाउड वहां पर कनेक्ट हो जाता है मेन सर्वर के साथ, और वहां पर सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो जाती है सोल के साथ। तो यानी कि सोल के साथ ये इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है, और वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन का हिसाब किताब बनाया जाता है कि आपको क्या करना है। अब ये जो सोल है, इस सोल को जब तक ये इंफॉर्मेशन न्यूट्रलाइज नहीं होगा, न्यूट्रलाइज मतलब इस सोल ने प्रेजेंट लाइफ में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव कर्मा बना के आई है। ये किसी का पैसा इसने लिया हुआ था, किसी का कर्ज इसके ऊपर बचा हुआ है, किसी के साथ इसने रिलेशनशिप बना लिए, किसी को इसने बुरा कहा, किसी को इसने भला कहा। ये सारी चीजें इसने अपने साथ एक इंटरेक्शन, एक वेब इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया। जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तब ये एनर्जी, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिट, सोल, ये गॉड की जो बड़ी एनर्जी है, एक बड़ा सोर्स है जिसके अंदर सारी एनर्जी है, उसके अंदर एंटर नहीं करेगी, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष। हिंदू माइथोलॉजी में कहा गया है मोक्ष, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, कि अगला जन्म ना लेना पड़े। अगला जन्म तब नहीं लेना पड़ेगा जब ये सोल के साथ जो हमारा ये फील्ड जा रहा है, बायो फील्ड जा रहा है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन न्यूट्रल हो चुकी है, कोई हिसाब किताब नहीं बचा है। तब ये सोल गॉड के साथ बड़ी एनर्जी में मर्ज हो जाती है। सोल क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। व्हाट इज सोल? स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। और गॉड क्या है? गॉड एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। देखिए, गॉड को अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई उसे विष्णु की फॉर्म में पूजा करता है, कोई ब्रह्मा की फॉर्म में, कोई शिव की फॉर्म में, कोई जीसस, कोई पैगंबर। बट अल्टीमेटली गॉड इज वन, गॉड इज एनर्जी। मैं सारी चीजों को, स्पिरिचुअलिटी को क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझता हूं। क्वांटम फिजिक्स बोलता है एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। यानी गॉड भी एक एनर्जी है। कितनी बड़ी एनर्जी? बहुत बड़ी एनर्जी। और वो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी को कंट्रोल कर रही है। इस बात से आप और हम दोनों एग्री करते हैं। गॉड का फॉर्म क्या है, स्वरूप क्या है, फॉर्म क्या है, मुझे नहीं पता। उसका VA और K क्या है, मुझे नहीं पता। ये तो हमने अपनी स्टोरीज के हिसाब से उसे बना दिया है, ताकि हम एक मेटाफॉर हमारे माइंड में डेवलप कर सकें, उसके अकॉर्डिंगली उसकी पूजा कर सकें, उसको रियलाइज कर सकें। जैसे आप अपने बच्चे को एक नाम दे देते हैं, चिंटू, मिंटू, राखी, सुमित, ताकि आप उसे बुला सकें। अगर नाम ही नहीं देंगे तो कैसे बुलाएंगे? तो सेम टू सेम उस गॉड के लिए हमने एक फॉर्म बना लिया है, नाम दे दिया है, उसका एक फॉर्म बना लिया, जिसकी वजह से हम उसे जब भी याद करें तो हमारे ब्रेन के, माइंड के अंदर VA और K आ सके, एक फीलिंग आ सके। और अपने अपने भगवान के साथ ही फीलिंग आती है। किसी दूसरे रिलीजियस भगवान के साथ आप जब जुड़ते हैं तो आपको वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि बचपन से माइंड के अंदर एक बिलीफ बना होता है, आपका भगवान का एक फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म मतलब VA एंड K, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। शिवजी भगवान को अगर आपको किसी दूसरे फॉर्म में देखोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर वो पुलिस की ड्रेस पहने हुए होंगे तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। हमने उसका एक स्वरूप बनाया हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें, एक बड़े ब्रॉडर व्यू में देखें, तो गॉड क्या है? एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। और पूरा ब्रह्मांड क्या है? वो भी एक एनर्जी है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही एनर्जी हैं। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग, ये क्वांटम फिजिक्स बोलता है। फिर लिविंग में और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही एटम से बने हुए हैं, एटम। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग में एक ही डिफरेंस है, वो है आत्मा, सोल। एटम और आत्मा, एटम और आत्मा मिल गए तो लिविंग चीज बन गई, और एटम अगर रहा, आत्मा नहीं आई, तो नॉन लिविंग हो गया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल
जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, वो फिजिक्स बताती है एटम। लेकिन एटम के आगे अब सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके आगे भी छोटे छोटे और पार्टिकल आ गए हैं जिन्हें हम म्यून्स बोलते हैं, बोसोन्स बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स के आधारित। लेकिन एक छोटा कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको आगे फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते। सेम टू सेम आत्मा सबसे छोटा एनर्जी का पार्टिकल है। जो भी चीजें हैं इस ब्रह्मांड में वो एक एनर्जी से बनी हुई हैं और एक मैटर से बनी हुई हैं, और मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने समझा गॉड एक सबसे बड़ी एनर्जी है जो नहीं मालूम कहां रहता है, किस फॉर्म में दिखता है, वो हमने अपनी अपनी एक फॉर्म बनाई हुई है, और उसका एक छोटा सा अंश, बहुत ही कहीं बहुत छोटा सोल, वो हमारे यहां रहता है। वो भी एक एनर्जी है, और ये दोनों इनविजिबल एनर्जी हैं, दिखाई नहीं देती। और तीसरी एनर्जी है माइंड, थॉट्स एंड इमोशन, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो भी एक एनर्जी होता है, जो इमोशन लेकर आते हैं वो भी एक एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी का पूरा कनेक्शन, इफेक्ट किसके ऊपर आता है? ब्रेन और बॉडी के ऊपर। तो आज हम ये समझेंगे ये जो एनर्जीज हैं इनका आपस में कनेक्शन क्या है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, हम चार चीजें हैं, और ब्रेन और बॉडी तो हमने समझ लिया, ये फिजिकल साइंस है। लेकिन मेटाफिजिकल साइंसेस, माइंड और सोल, वो हमें पढ़ाया नहीं गया है। आज जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिसे मैं सैड सिंड्रोम बोलता हूं, अगर मैं उसके भी डीप में जाकर देखूं, रूट कॉज क्या है, हरी वरी करी, ऐसा ही मैं बोलता हूं, लेकिन वो भी सुपरफिशियल कॉज है। उसका भी अगर डीप कॉज में बोलूं, वो क्या है? वो ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि हम एमबीबीएस हैं, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल हैं। हम मेटाफिजिकल साइंसेस को पढ़ाया ही नहीं गया हमें। माइंड और सोल, इसकी जो साइंस है, जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब हमारी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स डे टू डे आ रही हैं, चाहे वो कोरोना की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे एक दूसरे के साथ जो हार्मनी का रिलेशनशिप है वो हो, चाहे नेचर के साथ, चाहे ब्रह्मांड के साथ, ये सारे इश्यूज जो हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि हमें केवल 50% साइंस पता है। और ये जो 50% साइंस है, इसने हमारे बिलीफ कुछ इस डायरेक्शन में बना दिए हैं जो अच्छे नहीं हैं। और जो रिमेनिंग 50% साइंस है, सोल की साइंस और माइंड की साइंस, ये हमें पढ़ाई नहीं गई है, ना ही क्वांटम फिजिक्स बताया गया। और इनके ना जानने की वजह से हमारी जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड हो गई है। ये इतना सा, हम पूरे वर्ल्ड को ऐसे देख रहे हैं जैसे घोड़े को एक वो बना दी जाती है, क्या बोलते हैं उसे, अटैच कर देते हैं उसको सामने, ताकि वो इधर उधर ना देखे, वो अपनी डायरेक्शन में चलता रहे। देखना आप, घोड़े को जब बग्गी में लगाया जाता है, उसके आंखों के ऊपर ऐसे दो पहना दिए जाते हैं ताकि वो सीधा चले, नहीं तो क्या होगा, वो इधर देखेगा और भटक जाएगा। सेम टू सेम हम एक साइंस पढ़ा दी गई है, इस साइंस से हम ऐसे ही देख रहे हैं, और हमारा व्यू बहुत छोटा हो गया है। और ये छोटा व्यू होने की वजह से लाइफ के बिलीफ बहुत लिमिटेड हो गए हैं, जिसकी वजह से ये परेशानियां आ रही हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीजेज भरमार हो गई है लाइफ में। पास्ट के इश्यूज बताया मैंने, प्रेजेंट के इश्यूज, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। पास्ट में भरमार है पेनफुल एक्सपीरियंसेस की, प्रेजेंट के इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस, लोगों की साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वेल्थ का प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो प्रेजेंट में डे टू डे लाइफ में चल रहे हैं। हर किसी के अलग अलग इश्यूज हैं। और फ्यूचर, इनसिक्योरिटी, फियर, अनसर्टेनिटी, ये भी परेशान कर रहा है। तो ये जो तीन इश्यूज हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भरमार है तीनों के अंदर में इश्यूज की, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। लेकिन ये तीनों चीजें तो वैदिक टाइम में भी तो होती थी। उस समय भी लोगों के पास पास्ट होता था, उस समय भी लोगों का फ्यूचर होता था, कैरियर उस समय भी होता था, उस समय भी प्रेजेंट के इश्यू होते होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो हमसे कुछ डिफरेंट थे, वो ह्यूमन बींग्स, लेकिन वो अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाते थे। क्यों?
क्योंकि उनको सारी साइंसेस पढ़ाई जाती थी, फिजिकल साइंसेस भी और मेटाफिजिकल साइंसेस भी। बल्कि इनफैक्ट उन्हें मेटाफिजिकल साइंसेस ज्यादा पढ़ाई जाती थी, क्योंकि मेटाफिजिकल साइंस से फिजिकल साइंस को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हमें बचपन से आज तक केवल फिजिकल साइंसेस पढ़ाई गई है, मेटाफिजिकल हमें कोई बताता ही नहीं है। और इस वजह से हम स्ट्रेस में आ रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, डिजीज का शिकार हो रहे हैं। मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूं कि मतलब मैंने फिजिकल साइंसेस को भी जिया और समझ में आया कि वहां पर कोई अंत नहीं है समस्याओं का। सुबह उठने से लेकर शाम तक कितना भी आप जद्दोजहद कर लो, समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और ये समस्याएं हमारी खुद की क्रिएटेड होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड हो। लेकिन हम अपने आप को एकदम असहाय महसूस करते हैं कई बार कि क्या करें। ऐसा लगता है कई बार तो कि फंस गए हैं जिंदगी के जंजाल में। लेकिन काश हमें बचपन से ये सारी साइंसेस पढ़ाकर हमारा माइंड सेट इतना अच्छा बना दिया गया होता और हम इन समस्याओं से जूझना सीख जाते। और ये सिखाया जाता था वैदिक साइंस में, वैदिक समय में। इसीलिए उस समय का जो ह्यूमन बीइंग था वो स्ट्रांग होता था मेंटली, इमोशनली, और वो गॉड के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता था। रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ जो होता था वो उस समय जीते थे। आज WHO या प्रेजेंट की जो वर्ल्ड है उसमें हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी अथॉरिटी है WHO। WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन लिख दिया, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। भाई लिख तो दिया उसने, लेकिन क्या उसने कभी सोचा कि स्पिरिचुअल डायमेंशन पे कैसे काम करना है? स्पिरिचुअल डायमेंशन सबसे इग्नोर्ड डायमेंशन है। स्पिरिचुअल का मतलब सिंपल है, स्पिरिट मतलब हम कौन है, ये स्पिरिट है क्या, और ये स्पिरिट किसके साथ कनेक्टेड है, ये पैदा कैसे होती है, मरती कैसे है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, कर्मा कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं। ये जो डाउट हमारे रहते हैं, इसके बारे में हमें ना तो पढ़ाया गया ना कोई बताया गया। इस वजह से हम परेशान हैं। हम इसी विषय पर बात करेंगे और इसको थोड़ा और डीप जाकर समझेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों ने साइकोन्यूरोबिक सीख लिया है, लेकिन जब हम इस लेवल पर जाकर समझेंगे साइकोन्यूरोबिक को, ये एडवांस कोर्स है समझ लीजिए साइकोन्यूरोबिक का, तब शायद हमें और डीप रियलाइजेशन होगा कि हम अपनी समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हमने अभी समझा कि हम क्या है, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, जिसमें से ब्रेन और बॉडी दिखाई देती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाकर इस होलिस्टिक मॉडल को समझाऊंगा। अभी तक जो मैंने बोला मैं उसको समराइज कर रहा हूं आपको। 21st सेंचुरी, सेंचुरी ऑफ सैड सिंड्रोम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड डिजीज। कारण हरी वरी करी। हरी मतलब भागदौड़, वरी मतलब चिंताएं, करी मतलब अनहेल्दी डाइट, केमिकल रेडिएशन और ये। लेकिन इसका सॉल्यूशन कहां है? सॉल्यूशन है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी तक हम 50% समझ रहे हैं ह्यूमन और बीइंग को। ह्यूमन को समझ रहे हैं, बीइंग को नहीं समझ रहे हैं। ह्यूमन मतलब ब्रेन एंड बॉडी, बीइंग मतलब माइंड एंड सोल। अभी तक हम ह्यूमन हैं, अबे हमें ह्यूमन बीइंग बनना है, और बीइंग अगर बनना है तो माइंड और सोल की साइंस को समझना होगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ये बीइंग, ह्यूमन बीइंग कहां से आता है, कहां जाता है, किसके साथ कनेक्टेड है, ये सुप्रीम डिवाइन पावर क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तीसरा पार्ट, ये जो डिवाइन पावर है, एनर्जी है, और हम एक एनर्जी है, ह्यूमन बीइंग, ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और इनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होता है, और हमारी डे टू डे लाइफ में समस्याएं क्यों आती हैं। दो प्रकार की समस्याओं से हम ग्रसित हैं। एक बॉडी को लेकर, जो ब्रेन और बॉडी से फिजिकल बॉडी में आ रही हैं, इनसाइड के वर्ल्ड में आ रही हैं। दूसरा मेंटल इश्यू, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और तीसरा जो हमारे आसपास मैनिफेस्ट हो रहा है, नेगेटिव चीजें हमारे इन्वायरमेंट में, कभी कोरोना आ जा रहा है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, कभी रिलेशनशिप लोगों के साथ खराब हो रहे हैं। ये सारे इश्यू को हमें समझना होगा, तो इस एनर्जी को समझना होगा। मैं आपको एक मॉडल बनाकर इस चीज को बहुत ही
लेमन लैंग्वेज में और बहुत ही प्यार से इत्मीनान से समझाता हूं। ये हमारे पास कुछ बडीज हैं, इनके मदद से हम सीखेंगे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यस, हम समझेंगे इस मॉडल के द्वारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन मतलब ब्रेन एंड बॉडी, बीइंग मतलब माइंड एंड सोल। चार चीजें हैं हम। ये है ह्यूमन बॉडी, पहले हम समझते हैं यह है ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर क्या क्या है? ये ब्रेन और ये बॉडी। ब्रेन मतलब 100 बिलियंस न्यूरॉन और बॉडी मतलब 60 ट्रिलियन सेल्स। इन दोनों का कॉम्बो है ह्यूमन। ह्यूमन का लिटरल मीनिंग होता है सॉइल, ग्रीक वर्ड है ये। तो ह्यूमन का मतलब ये जो सॉइल से 5 एलिमेंट से बना है, ये है ब्रेन और बॉडी। 100 बिलियंस न्यूरॉन, 60 ट्रिलियन सेल्स। ये ह्यूमन बॉडी इस गॉड के द्वारा बनाई गई एक अद्भुत संरचना है, जिसको आज तक डॉक्टर आर्टिफिशियली नहीं बना सके, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स बॉडी और ब्रेन को पढ़ने के लिए हम डॉक्टर्स को एटलीस्ट 15 इयर्स स्टडी करना पड़ता है, MBBS, MS, MCH। तब जाकर भी हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के स्पेशलिस्ट बन पाते हैं, कोई आई सर्जन, कोई न्यूरो सर्जन। सोच के देखिए, अगर पूरी बॉडी का सब चीज का एक्सपर्ट बनना है तो कितना समय लगेगा। लेकिन हम डॉक्टर्स भी केवल इसी के एक्सपर्ट बन पाते हैं, इसके पीछे की जो साइंस है वो हम डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम होती। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये ब्रेन और बॉडी जो है ये तो एक पार्ट है, इसके पीछे की दुनिया क्या क्या है। तो ये हुआ ब्रेन एंड बॉडी। इसके पीछे होता है ये माइंड। ये है माइंड। ब्रेन मतलब हार्डवेयर, बॉडी मतलब हार्डवेयर, माइंड मतलब सॉफ्टवेयर। ब्रेन दिखाई देता है, माइंड दिखाई नहीं देता। ब्रेन राइट और लेफ्ट लोब्स होते हैं, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। कहा जाता है कि राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है। माइंड दिखाई नहीं देता। माइंड के आगे 3 सब डिवीजन होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। राइट? ये हो गए माइंड के 2 और डिवीजन, एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड। और ये जो बीच में है ये है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। क्या रोल प्ले करते हैं ये? जो कॉन्शियस माइंड है वो 5 सेंसेस की मदद से, 5 सेंसेस की मदद से हमें कॉन्शियस रखता है। कहां पर? प्रेजेंट के एनवायरनमेंट में। यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इस एनवायरनमेंट से हमें मिल रही है उसको कौन रिसीव करता है? वो रिसीव करता है कॉन्शियस माइंड। आईज, ईयर, टेस्ट, स्मेल और स्किन काइनेस्थेटिक सेंस के द्वारा सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद वो कहां पर स्टोर करता है? सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड सारी मेमोरीज, जितनी भी यादें, जितनी भी स्किल, वो स्टोरेज है। और जैसा कि आपने NLP में जाना, रीराइट योर लाइफ स्टोरी में जाना, कि कॉन्शियस माइंड 10% होता है, सबकॉन्शियस माइंड 80% होता है। एक तीसरा माइंड होता है, यह है अनकॉन्शियस माइंड। यह अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस हमें कॉन्शियस रखता है, रिसीविंग स्टेशन है, सबकॉन्शियस स्टोरेज सिस्टम है। लेकिन अनकॉन्शियस क्या करता है? अनकॉन्शियस आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है। आपके शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो सारे के सारे अनकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है। लीवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इन सब का कंट्रोलिंग सिस्टम पूरा का पूरा अनकॉन्शियस माइंड के पास होता है, डिफॉल्ट सेटिंग। यानी
अभी आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, और जहां पर बैठे हुए हैं उस कमरे की जो भी टेम्परेचर है उसको फील कर पा रहे हैं। ये कहां से कर रहे हैं? कॉन्शियस माइंड के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन के साथ मैच करके कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कुछ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपका जो तीसरा माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड, ये भी काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अभी आपके हार्ट बीट 72 पर मिनट्स हैं, आपके जो ब्लड प्रेशर है वो 140, 90 या 120, 80 के बीच में अपने आप मेंटेन है। अभी आपके बाल किसी पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ रहे हैं, आपके नाखून एक पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ रहे हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, आपके लीवर में कुछ रिएक्शन चल रही है, आपके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये अनकॉन्शियस माइंड। ये तीनों माइंड एक साथ मिलकर हमारे इस ब्रेन और बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कॉन्शियस लगातार इंफॉर्मेशन लेते रहता है, सबकॉन्शियस उनको मैच करते रहता है, और अनकॉन्शियस अपने आप स्पॉन्टेनियसली इस पूरे प्रोसेस को चलाते रहता है कि कुछ भी करते रहें, हम कुछ भी यादें करते रहें, कुछ भी नया काम सीखते रहें, लेकिन हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, वाइटल फंक्शंस, उनको एक नॉर्मल सर्टेन लेवल पर रखना हमारे सब अनकॉन्शियस माइंड का काम है। यहां तक आपने सीखा। इसके बाद क्या है फिर पीछे? इसके पीछे होता है ये सोल। सोल मतलब एनर्जी। ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं बॉडी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ब्रेन है ये कंप्यूटर है, ये जो हार्ट है एक टुल्लू पंप है जो 24/7 पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करवाता है। ये जो स्टमक है जूसर मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है। किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है। इस प्रकार से इस पूरे शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं, यानी एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, और इन सारी मशीन को कंट्रोल करता है ये ब्रेन का कंप्यूटर। लेकिन इस ब्रेन के कंप्यूटर को ये तीन सॉफ्टवेयर, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये तीनों कंट्रोल करते हैं। अगर ये बॉडी एक मशीन है, ब्रेन एक कंप्यूटर है और ये माइंड एक सॉफ्टवेयर है, तो जैसे आप जानते हैं कि इस पूरे मशीन को और सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को चलाने के लिए कोई एनर्जी भी तो चाहिए, वो कहां से आती है? तो आप कहेंगे सर ये एनर्जी आती है फूड से, वाटर से, एयर से। यस, डेफिनेटली ये जो फिजिकल बॉडी है इसको हमें कुछ खाना खिलाना पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इसको एयर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, फूड की जरूरत है, ताकि इसकी सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी फॉर्मेशन हो सके। और जब एटीपी फॉर्मेशन होगा तो इस बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होगी, ये मशीन्स चल पाएंगी और ये सारा काम प्रोसेसिंग में होगा। लेकिन क्या मात्र एक फिजिकल एनर्जी की जरूरत है? इसके बियॉन्ड कुछ और एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक एनर्जी और चाहिए होती है इस पूरे शरीर को चलाने के लिए, वो है बायो इलेक्ट्रिकल करंट, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कहां से आती है? इस सोल से आती है। ये एनर्जी का कंट्रोल स्टेशन है हमारे बॉडी के अंदर। इमेजिन कीजिए कि ये सोल, यहां से कनेक्शन कट गया, ये सोल बॉडी से बाहर हो गई। क्या हुआ? जैसे ये कनेक्शन कटा, सोल बॉडी से बाहर हुई, राम नाम सत्य हुआ। अब ये जो फिजिकल बॉडी है ये डेड हो गई। ये देखिए, इसको डेड कर दिया। अब इस फिजिकल बॉडी में हम कितना भी ऑक्सीजन लगा दें, इसको वेंटिलेटर पे डाल दें, इसको चार्जिंग स्टेशन में लगा दें, कितना भी इसको फूड देते जाएं, मान लीजिए ग्लूकोज लगा दें इसको, आईवी लाइन, मान लीजिए इसको बहुत सारा ऑक्सीजन भी दे दें, चार्जिंग स्टेशन भी लगा दें, क्या ये जिंदा हो पाएगी? क्या ये काम कर पाएगी? नो। क्यों नहीं काम कर पाएगी? जबकि हमने इसको फिजिकल एनर्जी तो सारा दे दिया,
कौन सी एनर्जी इसके पास लैकिंग है? वो एनर्जी है स्पिरिचुअल एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट। क्योंकि यहां से ये जो सोल थी ये यहां से बाहर चली गई है, इसकी वजह से अब ये जो मशीन्स हैं, जितनी भी मशीनें थी इसके अंदर की स्पेयर पार्ट्स, वो काम करना बंद कर दिए। फिजिकल एनर्जी हम इसे कितना भी दे लें नहीं काम करेगी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसमें से हम लीवर निकालकर, हार्ट को निकालकर, दिल को निकालकर किसी दूसरी बॉडी में लगा देते हैं तो ये काम करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि ये जो मशीनें इस फिजिकल बॉडी में काम नहीं कर पा रही थी, अब वो दूसरी बॉडी में लगाने के बाद वो काम करना शुरू कर दे रही हैं। इस डेड बॉडी के ऑर्गन्स दूसरी बॉडी में क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक एनर्जी है जिसे हम बोल रहे हैं बायो इलेक्ट्रिकल करंट, और वो बायो इलेक्ट्रिकल करंट सबसे ज्यादा जरूरी है इस बॉडी के स्पेयर पार्ट्स को, मशीनों को, सेल्स को, ऑर्गन को, टिश्यू को चलाने के लिए। एक बार हम फिजिकल फूड के बिना कुछ समय तक रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, इवन ऑक्सीजन के बिना भी हम कुछ सेकंड्स रह सकते हैं, कुछ सेकंड। लेकिन ये जो बायो इलेक्ट्रिकल करंट है, जिस क्षण, जिस माइक्रो सेकंड ये यहां से गया, उसी माइक्रो सेकंड में ये बॉडी कंप्लीटली डेड हो जाएगी। यानी ये स्पिरिचुअल एनर्जी जो सोल से आ रहा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बॉडी को रेगुलर फॉर्म में चलाने के लिए। और जब ये स्पिरिचुअल एनर्जी यहां से चला जाता है तो ये बॉडी डेड हो जाती है, इसके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब इस बॉडी के किसी भी सेल में एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चाहे हम कितना भी फ्लूइड, फूड, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी प्रकार का इसको दे दें, वो काम नहीं करेगा। यानी जो मशीन थी इसके अंदर वो पूरी खराब हो गई। लेकिन ये मशीन को जैसे ही हम दूसरी बॉडी में लगाते हैं, उन लीवर की सेल के अंदर, उन हार्ट की सेल के अंदर एटीपी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बायो इलेक्ट्रिकल करंट, स्पिरिचुअल करंट प्रेजेंट था। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट या फिजिकल साइंसेस अभी तक इस स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं बना पाए। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाए तो कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगाकर इसे दोबारा जिंदा किया जा सके। हां, इस बॉडी और ब्रेन को हम डॉक्टर्स ने 360 डिग्री समझ लिया है। पूरा पोस्टमार्टम करके इसकी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी सब हमें मालूम है, फार्माकोलॉजी मालूम है। लेकिन जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और कई बार अनवांटेड रिजल्ट्स मिलते हैं, चीजें हम डॉक्टर्स के बस के बाहर होती हैं। अगर ये सोल यहां से चला जाए तो फिर हमको भी बोलना पड़ता है, आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। जबकि हमने इस बॉडी के विज्ञान को पूरा समझ लिया था, इस ब्रेन के विज्ञान को पूरा समझ लिया था, लेकिन कुछ अनकंट्रोलेबल एनर्जी हमारे यहां से था जो चला गया। इनफैक्ट कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे करके देखे गए कि ऐसे लोग जिनकी डेथ होने वाली है कुछ समय के बाद, उन्हें एक ग्लास के चैम्बर में, एयर टाइट ग्लास चैम्बर में रखा गया और देखा गया कि देखते हैं कौन सी एनर्जी यहां से निकल कर जाती है। तो पाया गया कि जब उस बॉडी में से कुछ सोल निकल कर जाता है तो उस कमरे के अंदर कुछ एनर्जी चेंजेस आते हैं, कुछ टेम्परेचर, कुछ वाइब्रेशंस, और उन्हें कैरिलियन फोटोग्राफी के द्वारा, कुछ सर्टेन डिवाइसेस के द्वारा वहां पर थर्मोग्राफिक एनर्जी चेंजेस देखे गए। यानी कि उस कमरे में कोई एनर्जी का एक्सचेंज हुआ और वो बॉडी फिर एकदम से डेड हो गई। इसके अंदर ना तो अब ब्रेन में कोई ईईजी आएगा और ना ही हार्ट के अंदर ईसीजी आएगा। हम डॉक्टर्स किसी बॉडी को डेड कब डिक्लेयर करते हैं? जब उस बॉडी के अंदर ना तो ईसीजी आए और ना ही ईईजी आए। कई बार क्या होता है, ईसीजी क्लोज हो गई, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन ब्रेन के अंदर अभी एनर्जी बची हुई थी, ब्रेन में ब्रेन वेव्स आ रही थी और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद वो बंदा दोबारा से जिंदा हो गया। ऐसा कई बार देखने को मिलता है।
यानी सोल अभी बॉडी से निकली नहीं थी, ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो आजकल डॉक्टर्स डेथ डिक्लेयर करने के लिए केवल पल्स को नहीं देखते, पहले पल्स एग्जामिन करते हैं, फिर उसके बाद आईज के अंदर जो प्यूपिल है, वो प्यूपिल जब तक फुल डायलेट नहीं हो जाता और नॉन रिएक्टिंग, वो रिएक्शन नहीं दे रहा हो लाइट से, ये दूसरा साइन देखा जाता है डेथ का। तीसरा साइन देखा जाता है ईसीजी, और फोर्थ, कई बार ब्रेन डेथ जब तक नहीं होती तब तक डिक्लेयर नहीं करते। अगर ब्रेन के अंदर ईईजी एकदम फ्लैट हो गया है, कोई एक्टिविटी ब्रेन के अंदर नहीं हो रही है, तब उसे डेथ डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि अब ये जो मशीनें हैं ये टोटली जीरो हो गई हैं, इसमें से ये बायो इलेक्ट्रिकल करंट निकलकर कहीं चला गया है। तो यानी कि ये जो साइंस है इसकी, सोल की साइंस, ये है बायो इलेक्ट्रिकल करंट। ये सोल जब तक रहता है तब तब इस बॉडी में बायो इलेक्ट्रिकल करंट भेजते रहता है। ये जो पूरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है और माइंड का सिस्टम है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, इसको संचालित करने के लिए ये सोल है, ये एनर्जी है। जैसे आपने घर में एक घर बनाया, किससे? सीमेंट, मिट्टी, पानी से। उसके बाद उसके अंदर प्लम्बिंग सिस्टम डलवाया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डलवाई, यानी आपने फिजिकल बॉडी के तरह, फिजिकल बॉडी भी एक सिस्टम की तरह, घर की तरह है जो 5 एलिमेंट से बनता है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु। ये जो 5 तत्व होते हैं ये से मिलकर बनाते हैं। फिर इसके अंदर नर्वस सिस्टम का वायरिंग बिछता है और ब्लड वेसल्स का प्लम्बिंग सिस्टम बिछता है। लेकिन जब तक आप घर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं लेंगे, यानी कि जब तक आप घर में मीटर नहीं लगवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तब तक घर के कमरों में लाइट नहीं आ पाएगी। सेम टू सेम ये बिल्डिंग तो बन गई, इसमें कनेक्शन बिछ गया, लेकिन जब तक ये सोल इसमें नहीं आएगी तब तक इसमें एनर्जी का संचार नहीं होगा। तो ये सोल जो है ये एनर्जी कंट्रोलर है इस बॉडी का, ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और यही कंट्रोल करता है इस एनर्जी को। और जब ये चला गया तो इस बॉडी के अंदर केवल एक चीज छूट गई, वो थी एनर्जी, और ये एनर्जी चली गई तो ये सारा बॉडी बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग खराब है। अब इस साइंस को हमें समझना है, ये एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है। इसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिट है। स्पिरिट मतलब सोल, सोल से जो एनर्जी मिला उसे कहा स्पिरिचुअल एनर्जी, या इसे हम मेडिकल डेफिनेशन में बायो इलेक्ट्रिकल करंट कह सकते हैं। और ये जो दूसरी एनर्जी हम फूड, एयर और वाटर से यहां ले रहे हैं, इसको हम कहेंगे फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी फिजिकल वर्क कर सकती है, मेंटल वर्क नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब फिजिकल एनर्जी के पार्ट हैं। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, बायो इलेक्ट्रिकल करंट, ये दोनों काम करता है, फिजिकल भी और मेंटल भी। इसीलिए कंप्यूटर में, रोबोट में फिजिकल एनर्जी की मदद से वो सारे काम करवाए जा सकते हैं जो बॉडी और ब्रेन करता है, लेकिन वो सोच नहीं पाएगा, इमोशंस नहीं होंगे उसमें, डिसीजन की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि वो मेंटल वर्क है। और मेंटल वर्क कौन करता है? ये स्पिरिचुअल एनर्जी। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस है। यहां तक हमने समझ लिया, इसके आगे का पार्ट हम समझते हैं। अब ये एनर्जी है अगर यहां पर, तो ये एनर्जी कहां से आ रही है? ये एनर्जी आ रही है, इसका भी कोई सोर्स होगा, इस सोर्स को हमें समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहां से आती है? एक मीटर से आता है। मीटर में कहां से आ रहा है? पोल से आ रहा है। पोल में कहां से आ रहा है? थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। यानी एक सोर्स होना जरूरी है एनर्जी का, तभी तो हम उसको लोअर लेवल पे यूज कर पाएंगे। सेम टू सेम हम ह्यूमन बीइंग के अंदर, यहां पर कहा जाता है वैदिक साइंस में, स्पिरिचुअल साइंस में, कि साइट ऑफ सोल, सीट ऑफ सोल इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। जहां पर ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर सेंट्रल पॉइंट होता है। अगर यहां से एक वायर को डाला जाए और एक वायर यहां से डाला जाए, दोनों जहां पर क्रॉस करेंगी, दैट इज अ सेंट्रल पॉइंट, वहां पर सीट ऑफ सोल होता है। कहा जाता है कि सोल की एनर्जी वहां पर रहती है, लेकिन अभी तक इसे प्रूव नहीं कर सके, क्योंकि सोल की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए कोई डिवाइसेस हमारे पास नहीं है। बट आने वाले दिनों में जिस तरीके से साइंस तरक्की कर रहा है,
टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, हो सकता है 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद हम सोल को कैप्चर कर सकें, एनर्जी को देख सकें, मेजर कर सकें और उसे जाते हुए भी देखें, बॉडी से निकलते हुए। क्योंकि ये सारी साइंसेस, सोल की साइंस, ये एनर्जी की साइंस वैदिक समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो वैद्य थे, उनके पास इस सोल की साइंस को देखने का विज्ञान था। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो हमारे वेदों में लिखी हुई साइंस को प्रूव कर रही है। आइंस्टीन, नील बोर और भी जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरी की, इन्वेंशन किया, वो सारे लोग वेदों को स्टडी करते थे। आज सुबह ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जितने भी साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स को बनाने में लगे हुए थे, समझाने में लगे हुए थे, इन्होंने एक बात कही कि सारी बातें वैदिक साइंस में लिखी हुई हैं और वेदों की साइंस को उन्होंने समझकर उसे फिजिकल साइंस की मदद से प्रूव करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ क्वांटम फिजिक्स। यानी हमारे वैदिक समय में ये जो स्पिरिचुअल साइंस थी, ये साइंस थी, वो लोग सोल को भी देख सकते थे, वो इस एनर्जी को महसूस करते थे और उसको मैनिपुलेट भी करते थे, मतलब ठीक भी कर सकते थे, बॉडी के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर, माइंड के लेवल पर। लेकिन आज हम इस साइंस को भी समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में आ रही हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये जो सोल है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है इस बॉडी के अंदर और ये कहीं ना कहीं से कनेक्ट होना चाहिए। इसके पास भी तो कोई सोर्स होगा एनर्जी का, ये कहां से एनर्जी लेता है? यस, ये है सुप्रीम पावर, डिवाइन, गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। इसको हम इस तरीके से समझ लें, डिवाइन पावर समझ लें जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। भगवान जिसे हम बोलते हैं, बोला जाता है कि भगवान भी 5 तत्वों से बना हुआ है। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, आ मतलब आकाश और ना मतलब नीर। 5 तत्व ऐसा बोला गया है। ये हमारी फिलॉसफी, हम इसको कैसे भी बना लें। लेकिन भगवान या तो 5 तत्वों का है, पांचों एनर्जी को कंट्रोल करता है, या वो जनरेट भी वही करता है, ऑपरेट भी वही करता है, डिस्ट्रॉय भी वही करता है, यानी वो पूरी सृष्टि को चलाता है। लेकिन ये है क्या? ये एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, और यही सारी एनर्जी अपने डिफरेंट एनर्जीज में देकर कंट्रोल करता है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। और यहां से एनर्जी अलग अलग चीजों में, लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में अलग अलग फॉर्म में जा रही है। लाइट, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, अलग अलग एनर्जी इसमें से निकल रही है। ये सारी एनर्जीज को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो एनर्जी है, इसको ना तो हम जनरेट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ये सुप्रीम एनर्जी है, सोर्स ऑफ सुप्रीम एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। ये जो सोल है, ये तो इसका छोटा सा पार्ट है। जितनी भी सोल्स हैं, स्पिरिट हैं, वो इसका पार्ट है। इसी से सेपरेट होकर यहां पर इस पृथ्वी पे आई हैं। और इसके बाद ये सोल इस पूरी बॉडी को और ब्रेन के सॉफ्टवेयर को और माइंड के सॉफ्टवेयर को संचालित करती है। लेकिन इन दोनों के बीच में 24/7 कनेक्शन बना हुआ है। ये 24/7 कनेक्टेड है। जिस पल इन दोनों का कनेक्शन कट हुआ, ये सोल वापस गॉड के पास गया, बॉडी से कनेक्शन कटा, माइंड से कनेक्शन कटा, राम नाम सत्य है। तो हमने पीछे बिठा दिया गॉड को। ये बॉडी हुआ, ये माइंड का सॉफ्टवेयर हुआ, ये सोल हुई, और सोल के पीछे दिखाई दे रहा है आपको गॉड, सोर्स ऑफ सुप्रीम एनर्जी। अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में कहें, बॉडी मतलब हार्डवेयर, मशीनों का, ब्रेन मतलब कंप्यूटर, माइंड मतलब सॉफ्टवेयर, सोर्स स्पिरिट, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। एक लाइट की फॉर्म में ये स्पिरिचुअल एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं देती, दैट इज स्पिरिट। एंड व्हाट इज गॉड? सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। ये सोर्स है, बस इतना हमें समझना है। ये हुआ होलिस्टिक मॉडल। लेकिन अब हम इसको आगे समझेंगे कि आपस में ये कनेक्टेड कैसे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर होता कैसे है, कहां से कहां? सोल, सुप्रीम पावर से सोल के पास, सोल से माइंड के पास, और माइंड से बॉडी के पास।
सोल डायरेक्टली बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता, बीच में ये माइंड आता है, ये 3 माइंड आते हैं, इन 3 माइंड के थ्रू ही बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होती है। सोल या स्पिरिट अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, उसको करने के लिए मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। वो 3 मैनेजर हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। इनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है ब्रेन के पास, और ब्रेन के थ्रू, ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब 100 बिलियन न्यूरॉन, और ये नर्वस सिस्टम फिर एक एक सेल के साथ जुड़े हुए हैं, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्मेशन होता है, और एटीपी फिर ब्रेकडाउन होते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट में, जिससे इस बॉडी को एनर्जी मिलती है। इस तरीके से सुप्रीम पावर से एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है बॉडी के लेवल पर, सेलुलर लेवल पर। लेकिन बीच में माइंड आता है। अब हम समझेंगे माइंड, ब्रेन, बॉडी और सोल ये कैसे जुड़े हुए हैं। एक चीज और आती है, ये है इंटेलेक्ट, ये है हमारी बुद्धि, हमारे अंदर की आवाज, इंटेलेक्ट। ये भी यहीं पर होता है माइंड के लेवल पर। ये क्या होता है, इसका क्या रोल है, सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है, और बॉडी के लेवल पर एनर्जी की डेफिशिएंसी, स्पिरिचुअल एनर्जी का करंट कैसे कम हो जाता है, कैसे हमारी लाइफ में समस्याएं आती हैं, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। अच्छा, अभी हम समझेंगे ये जो है, इसका जो विज्ञान है वो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहां पर काम करती हैं, और ये हमने पढ़ी भी हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड ये इतने सारी जो दुनिया है, 3 माइंड, एक इंटेलेक्ट, एक सोल और एक सुप्रीम पावर, ये 25% हुआ, और ये 75% ये दुनिया को हम अभी समझ ही नहीं रहे हैं। इस वजह से परेशानियां लाइफ में आ रही हैं। ये जो बॉडी है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज इसीलिए झेल रहा है क्योंकि इसको ये पीछे की विज्ञान नहीं मालूम है। जिस दिन ये पीछे का विज्ञान समझ जाएगा, इसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, इसकी सारी डिजीज खत्म हो जाएंगी। आज हम इसी विज्ञान को अगले लेवल पर लेकर चल रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था सेशन के कि हमें 75% इस साइंस को समझना है, तब हम इस 25% के साथ मिलाकर इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ को एक होलिस्टिक वे में जी पाएंगे। अदरवाइज हमने हरी वरी और करी की वजह से और प्रेजेंट 21st सेंचुरी की लाइफस्टाइल की वजह से सब चीजों को डिस्टर्ब कर दिया है, बॉडी को भी, ब्रेन को भी, माइंड को भी, और अपनी लाइफ को हेल बना के रखे हुए हैं। परेशानियां भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है, प्रोस्पेरिटी आ नहीं रही है, परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल 25% पे काम कर रहे हैं, 75% को भूल गए हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा MS, अभी तक हमने समझा MBBS, यानी माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल। अगला कॉन्सेप्ट है MS। मेन कॉन्सेप्ट कौन है, मेन कंट्रोलर कौन है? मास्टर सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, MS। ये है MS, गॉड। इससे हमारा कनेक्शन दूर होते जा रहा है, हम रिलीजियस होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअल नहीं। अपनी स्पिरिट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, गॉड को एक विजुअल फॉर्म में, किसी न किसी रिलीजियस फॉर्म में मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो रिचुअल्स हैं, वो रिलीजियस हैं, लेकिन हम इस एक्चुअल स्पिरिट का गॉड के साथ कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं। ये कनेक्शन वीक होते जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं MCH, MBBS, MS और MCH। MCH का मतलब है ची एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट। ये MCH का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, पहले आपको MBBS समझना है, फिर आपको MS का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपने MS का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तब आप 100% मेटेरियलिस्टिक दुनिया में रह पाएंगे, 100% स्पिरिचुअल दुनिया में, 200% लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। MS मेटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल।
और फिर अगर आपने इसके बियॉन्ड जाना है तो आपको समझना है ची, MCH, मास्टर ऑफ चीरोलॉजी कहा जाता है, लेकिन मैं यहां पे कहता हूं मास्टर ऑफ ची साइंस। आपको यह समझना है ये ची, बायो इलेक्ट्रिकल करंट कैसे फ्लो होता है। ये फ्लो होता है गॉड जिसके पास भरपूर मात्रा में लाइफ फोर्स एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है, बायो इलेक्ट्रिकल करंट है। ये 100% बायो इलेक्ट्रिकल करंट किसको देते हैं? सोल के पास, स्पिरिट के पास। यहां से यहां ट्रांसफर 100% होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सोल 100% किसको दे देती है? पूरा का पूरा ये माइंड के पास। सोल अपने पास कुछ भी नहीं रखता। ये जो माइंड है इनके पास डिवीजन होता है एनर्जी का। ये जो ची एनर्जी आई इसमें से 15%, 15% एनर्जी इसके पास जाती है। ये है अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। और 85% ये दोनों लेते हैं, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस ये दोनों मिलकर 85% एनर्जी को अपने पास लेते हैं सोल से, और मात्र 15%, 15% ये अनकॉन्शियस माइंड लेता है। इसके बाद ये तीनों माइंड मिलकर एनर्जी कहां ट्रांसफर करते हैं? बॉडी के सेलुलर लेवल पर, सेल के लेवल पर, माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल तक। और इस प्रकार से ये 100% यहां देते हैं, तो फिर ये बॉडी 100% एनर्जी मोड में चलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है, और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं सबके अंदर एक वोल्टेज होता है। वो कितना होना चाहिए? 4 to 6 वोल्टेज। अगर 4 से कम हुआ तो भी गड़बड़ होगा, 6 से ज्यादा होगा तो भी गड़बड़ होगा। यानी कि इसी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स में वोल्टेज होता है। ये कौन सा करंट हुआ? स्पिरिचुअल करंट, बायो इलेक्ट्रिकल करंट। इस करंट को अब हम मेजर भी कर पा रहे हैं जीडीवी बायोवेल की मदद से। जैसा आप लोगों ने पिछले कुछ सेशंस में समझा कि हम इस स्पिरिचुअल करंट को बॉडी के लेवल पर, एक एक सेल के लेवल पर, एक एक ऑर्गन के लेवल पर आजकल हम मशीन की मदद से मेजर कर पाते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी कितने लेवल है, कितना % है। अगर ये डिस्टर्ब है तो ये बॉडी का वोल्टेज गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि हार्ट एक टुल्लू पंप है, ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर, स्टमक, ये भी एक वोल्टेज पे चलता है। मान लीजिए ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर लो वोल्टेज पे आया तो क्या होगा? ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर स्लो चलेगा। खाना इसमें हम ऊपर से डालेंगे लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो चल रही है। अब ये फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से एसिडिटी होगी। और धीरे धीरे लंबे समय तक ये स्लो चलते रहा तो इसके अंदर पेप्टिक अल्सर बनेंगे, कार्सिनोमा बनेगा। ये वाद्य यंत्र हमारा साउंड बॉक्स, अगर यहां वोल्टेज कम हुई तो धीरे धीरे थायराइड की प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। यहां ब्रेन में अगर वोल्टेज कम हुआ तो पहले थॉट्स डिस्टर्ब होंगी, फिर ब्रेन के हेडेक होना शुरू होगा, माइग्रेन होना शुरू होगा, फिर ट्यूमर्स कन्वर्ट होंगे। यानी कि ये जो वोल्टेज है जो गॉड से सोल के पास, सोल से माइंड के पास और माइंड से बॉडी के पास आ रहा है, अगर ये वोल्टेज डिस्टर्ब हुआ, बायो इलेक्ट्रिकल करंट अगर हमारा 4 to 6 नहीं रहा एक एक सेल में, तो जहां पर भी एनर्जी का डिस्टर्बेंस होगा वहां पर कुछ लंबे समय तक 3 से 6 महीने लगते हैं एनर्जी के वोल्टेज को डिस्टर्ब होने में। और वोल्टेज अगर डिस्टर्ब रहा वहां का, फिर वहां पर सबसे पहले आते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज, मतलब वहां के हार्मोन्स, वहां के न्यूरोट्रांसमीटर, वहां के साइटोकाइंस, वहां के ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल आने शुरू होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी ये शुरुआत है। यानी ब्लड प्रेशर राइज होगा, शुरुआत होनी शुरू होगी। फिर आएगा पैथोलॉजिकल चेंज, यानी अब वहां पर कुछ ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे, एंजाइम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आएगा एनाटॉमिकल चेंज, मतलब अब वहां की पैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, ट्यूमर बन जाएगा, गठान बन जाएगी, या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। यानी कि बॉडी के लेवल पर, सेलुलर लेवल पर पहले एनर्जी चेंजेस होते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर बायोकेमिकल, फिर एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल। 4 स्टेजेस में बीमारी पैदा होती है, 4 स्टेजेस। अगर हम पहली और दूसरी स्टेज में ठीक कर लें तो ही आगे बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है।
लेकिन मेडिकल साइंस तीसरी स्टेज पे काम करता है, जब ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आते हैं या कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब हम बीमारी को डायग्नोज कर पाते हैं और तब फिर उसको मेडिसिन, पिल्स या सर्जरी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम एनर्जी के लेवल पर चेंज पहले से डिटेक्ट कर लें तो बीमारियों को आने से पहले 3 से 6 महीना पहले एनर्जी के डिस्टर्बेंस को ठीक करके इस बॉडी को हील किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। और आज ऐसी मशीनें आ गई हैं जहां पर हम इस बॉडी के अंदर बायो इलेक्ट्रिकल करंट के वोल्टेज को पहले से टेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने सेंटर में काम कर रहा हूं जीडीवी बायोवेल के साथ। ये तो हुआ अंदर का विज्ञान, बॉडी के बाहर का विज्ञान। अब यहां पर जो ऑरा है, ये जो ऑरा है चारों तरफ बायो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये अगर इसका एनर्जी कम हुआ, इसकी वाइब्रेशन कम हुई, तो पास्ट के जो नेगेटिव कर्मा है वो भी अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे फिजिकल बॉडी के पास, मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज, ये ऑरा खराब हुआ तो हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी, हमारी इमोशंस डाउन हो जाएंगी और हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और हमारी वाइब्रेशंस लो हुई तो आसपास के लोग भी, हमारे आसपास नेगेटिव लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। फिर आसपास नेगेटिव घटनाएं होनी शुरू होंगी, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट हो रहे हैं, ये बॉडी वाइब्रेट हो रही है, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें हमारे आसपास होना शुरू हो जाएंगी, फेलियर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मनी एक हायर एनर्जी है, वो तभी आपके पास आएगा जब आपकी एनर्जी बॉडी की बहुत हाई फाई होगी। रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे और बॉडी के इनसाइड में सेल के लेवल पर एनर्जी डिस्टर्ब हुआ तो नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ये डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से डिजीज आएंगी। यानी आप साइमल्टेनियसली, अगर आपकी वोल्टेज गड़बड़ हो रही है, दो गड़बड़ कर रहे हैं आप, एक अपनी बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर और दूसरी आप अपनी बॉडी के आसपास बायोफील्ड के अंदर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। और आप देखिएगा दोनों चीजें एक साथ आती हैं, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, आपकी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है और बॉडी के अंदर डिजीज आनी शुरू हो जाती है। और हम इसका समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम एनर्जी की है। अब जो क्वांटम फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं, जो साइंटिस्ट नील बोर, अल्बर्ट आइंस्टीन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट, उन्होंने इस एनर्जी के लेवल पे इस बॉडी को समझने की कोशिश की और इसीलिए उन्होंने माइंड को समझा। आज की जो मेडिकल साइंस है वो माइंड को मान नहीं रही थी। धीरे धीरे साइंस ने, मेडिकल साइंस ने समझा कि माइंड का बहुत बड़ा रोल है। सोल को तो अभी भी वो लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। जानते जरूर हैं, मानते नहीं है। जानने और मानने में बहुत डिफरेंस होता है। जानते सब हैं कि हम सब माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल हैं। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, अब ये समझिए कैसे आ रही है हमारी लाइफ में। प्रॉब्लम की जड़ दो लेवल पर है, एक बॉडी के लेवल पर और एक माइंड के लेवल पर। सोल ने सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी से 100% एनर्जी सोल के पास आया। 100% एनर्जी में से 85% कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के पास, 15% एनर्जी अनकॉन्शियस के पास। ये सारे यहां ट्रांसफर कर रहे हैं। माइंड मतलब क्या? माइंड मतलब थॉट्स एंड इमोशन। 1 घंटे में 2500 से 3000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और एक दिन में 50,000 से 60,000, 50,000 to 60,000। ये तो 1970s का डाटा है। अगर आज हम 21st सेंचुरी का डाटा कैलकुलेट करें तो शायद हर किसी के माइंड में 1 लाख से भी ज्यादा थॉट्स और इमोशन आ रही हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रहा है। और जान के आश्चर्य होगा कि 80% थॉट्स और इमोशन नेगेटिव हैं या वेस्ट हैं। क्या बोला मैंने? नेगेटिव या वेस्ट। नेगेटिव मतलब क्या? जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, फीलिंग विक्टिम, लो एनर्जी। और वेस्ट मतलब क्या? पास्ट का रिग्रेट, पास्ट का ग्रीफ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। फ्यूचर का फियर। ना तो हम फ्यूचर को बदल सकते, ना पास्ट को चेंज कर सकते। ये दोनों ही वेस्ट की थॉट्स हैं। ये वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स मिलाकर 80% थॉट्स हमारी बेकार हो रही हैं।
ओनली 20% थॉट्स या तो पॉजिटिव हैं या यूजफुल हैं। यूजफुल मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी हम कर रहे हैं जो यूजफुल है उसके लिए, और पॉजिटिव मतलब जो हमें सोचनी पड़ती है, अपने आप नहीं आती। ऐसे ऐसे कोर्सेज अटेंड करने पड़ते हैं जैसे आज आप कर रहे हैं पॉजिटिव रहने के लिए। अदरवाइज पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में आज सारी इंफॉर्मेशन आप उठा के देख लीजिए, कोई मीडिया, कोई न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल, कोई भी मैगजीन, 80% न्यूज, 80% इंफॉर्मेशन नेगेटिव है या वेस्ट है। ओनली 20% इंफॉर्मेशन या तो पॉजिटिव है या यूजफुल है। इस वजह से माइंड के अंदर थॉट्स भी 80% नेगेटिव आ रही हैं, वेस्ट आ रही हैं। थॉट मतलब क्या? थॉट मतलब एनर्जी। थॉट्स इज काइनेटिक, थॉट्स इज पोटेंशियल एनर्जी। थॉट मतलब एक एनर्जी होती है, जितनी ज्यादा थॉट्स आएंगी उतनी ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इमोशन काइनेटिक एनर्जी, थॉट्स इन मोशन इज कॉल्ड एज इमोशन। एक थॉट एक एनर्जी, 1 जूल एनर्जी वेस्ट कर देता है, और एक इमोशन 20 जूल एनर्जी, 20 टाइम ज्यादा स्ट्रांग होती है इमोशन। यानी जैसे गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें कोई पेट्रोल नहीं यूज हो रहा है, जैसे ही आपने गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दिया, चाबी लगा दी, ऑन कर दिया, पेट्रोल जलना शुरू हो जाएगा। गियर नहीं लगाया, न्यूट्रल में है। सेम टू सेम माइंड में थॉट्स आनी शुरू हुई तो जो एनर्जी का पेट्रोल था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। बेशक वो 1 जूल पर सेकंड खत्म होगा, लेकिन जैसे ही उसमें इमोशन आ गई, थॉट से हमने इमोशन कर दिया, थॉट सोचा कि अरे यार कोरोना आ गया है, पता नहीं क्या होगा, ये थॉट आई। अब इसको इमोशन में कन्वर्ट कर दिया कि मेरा फ्यूचर तो एकदम बेकार है, फियर आ गया, और फियर की वजह से बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, घबराहट महसूस होने लगी, एंजाइटी आ गई, ये बन गया इमोशन। आपको थॉट आया कि आप अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको थॉट आया कि अरे आपने बाथरूम में गीजर बंद करना भूल गए। थॉट्स ने आपकी बॉडी को, माइंड को मूव करवा दिया। आप यहां पे नहीं रहे, आप बाथरूम में चले गए, बैठे बैठे यहां हो, लेकिन आप चले गए बाथरूम में, आपका ध्यान यहां से बाथरूम चला गया, आप गीजर के पास चले गए। इसीलिए कहते हैं थॉट्स इन मोशन इज कॉल्ड एज इमोशन। और एक इमोशन में थॉट से 20 टाइम ज्यादा एनर्जी होती है। तो सोच के देखिए हम माइंड के लेवल पर कितनी ज्यादा थॉट्स और कितनी ज्यादा इमोशन लेकर आ रहे हैं। तो ये जो एनर्जी सोल से माइंड के लेवल पर आ रही है 100%, उसमें से 80% एनर्जी, 80 to 85% एनर्जी माइंड के लेवल पर ही वेस्ट हो रही है, या तो ओवर थिंकिंग की वजह से या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। थॉट्स और इमोशन इस माइंड के अंदर इस पूरी एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटल वर्क में यूज कर ले रहे हैं, और ये जो फिजिकल बॉडी में जानी चाहिए थी, कितना परसेंट जा रही है? ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये पूरी की पूरी एनर्जी बॉडी को दे देता है 15%, और ये जो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है, ये दोनों सारा दिन लड़ते रहते हैं। ये है पागल बंदर, चिक चिक चाय चाय, पला पला बला बला, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड अपनी बॉडी की, अपने माइंड की स्पिरिचुअल एनर्जी को, जो सोल से इन्हें मिला 85%, उसमें से 80% अपने ही लेवल पे खत्म कर देते हैं, और 5% मात्र इसमें ट्रांसफर करते हैं, 5%। और यहां से ये जो अनकॉन्शियस माइंड था, इसने ट्रांसफर किया 15%। तो ये बॉडी कितने पे आई? 20%। 20% एनर्जी चाहिए, कितना? 100%। मिल कितना रहा है? 20%। किस वजह से? कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की जो पला पला बला बला चल रही है, जो 80% एनर्जी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से माइंड के लेवल पर ही मेंटल ड्रामा में खत्म हो जा रही है, जो फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाई। तो बॉडी के लेवल पर अब ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये ब्रेन को, हार्ट को, लीवर को, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर को, फिल्टर को चलाने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज लो जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी की सारी मशीनें लो वोल्टेज पे चल रही हैं, डिस्टर्ब वोल्टेज पे चल रही हैं। अब ये जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर स्लो स्लो घूम रहा है। अब ये जो ब्रेन है वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है। अब ये जो हार्ट है, इसकी वोल्टेज गड़बड़ हो गई है।
आपको मालूम होना चाहिए कि बॉडी को 50% एनर्जी हमेशा चाहिए, 20% ब्रेन को, 20% हार्ट को, 10% लीवर को। वाइटल ऑर्गन्स को 50% एनर्जी मिनिमम चाहिए और ये बॉडी चल रही है 20% मोड पर। जब जब ये बॉडी लेस एनर्जी मोड में चलेगी तो इसके ऑर्गन्स, ये जो मशीन है, इसमें प्रॉब्लम आएंगी, वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। ये समझना होगा हमें, और इसीलिए इन बॉडी के ऑर्गन्स में डिजीज पैदा हो रही है। डिजीज का मुख्य कारण है लैक ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल करंट एट सुटेबल वोल्टेज, प्रॉपर वोल्टेज एट द सेलुलर लेवल, एट द एनर्जी बॉडी लेवल, एट द ऑर्गन सिस्टम लेवल। यह कारण है बीमारियों का अंदर में। दूसरा कारण है बाहरी जो ऑरा है, इसका वोल्टेज भी गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये भी 20% पे वाइब्रेट हो रहा है, इसीलिए ओवरऑल वाइब्रेशन बॉडी की 20% पे है, और वो 20% पे होने की वजह से हमारी लाइफ में वो सारी नेगेटिव चीजें आ रही हैं जो हमें नहीं चाहिए। पॉवर्टी, लड़ाई झगड़े, टेंशन्स, ये जो इश्यूज हैं ये बाहरी ऑरा की वजह से आ रहे हैं। ये दोनों एनर्जी अगर हम ठीक कर लें, बॉडी की इनसाइड एनर्जी और ऑरा की एनर्जी, तो इस बॉडी के पास लाइफ में पॉजिटिव चीजें आएंगी और बॉडी के अंदर हेल्थ आएगा। प्रॉब्लम कहां आ रही है? इस माइंड के लेवल पर। एक पार्ट। दूसरा पार्ट, अब ये बॉडी जो है सारा दिन क्या क्या ले रहा है? फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी में जो खाना खा रहे हैं, फूड जो खा रहे हैं, वो भी खराब है, उसकी एनर्जी भी लो है। जंक फूड, नॉन वेज फूड, बासी खाना, अनहेल्दी फूड, ये सारे के सारे इसके अंदर फिजिकल एनर्जी थोड़ी बहुत जो मिलनी थी वो भी डिस्टर्ब है। अब इसके बाद जो इसका ऑरा था बाहरी, वो कहां से डिस्टर्ब हो रहा है? केमिकल, रेडिएशन, सारा दिन लैपटॉप, गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल करंट और पॉल्यूटेंट, इससे हमारा ऑरा बाहरी लेवल पर डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कि बॉडी के लेवल पर हरी और करी, हरी मतलब भागदौड़, पूरा टाइम भागदौड़ हो रहे हैं, सोना समय पे नहीं, जागना समय पे नहीं, उठना समय पे नहीं, खाना समय पे नहीं, भागदौड़ करा रहे हैं इस बॉडी को, थक जा रही है ये। अनहेल्दी फूड खा रहे हैं और केमिकल और रेडिएशन भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, जिसकी वजह से फिजिकल एनर्जी भी डिस्टर्ब, ऑरा की एनर्जी भी डिस्टर्ब, और जो बची हुई कसर है वो पूरा माइंड के लेवल पर हो गई, वरी की वजह से, टेंशन्स की वजह से, चिंताओं की वजह से। ये वरी माइंड के लेवल पर ही स्पिरिचुअल एनर्जी को, बायो इलेक्ट्रिकल करंट को खत्म कर दे रहे हैं, बॉडी के लेवल पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के मशीन, सेल लो वोल्टेज पे चल रहे हैं, बॉडी का ऑरा लो वाइब्रेशन पे आ गया है, इसीलिए बॉडी के अंदर डिजीज और बाहरी दुनिया में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो रही है। गॉट इट? अब क्या करना है? yes. समझना होगा इस बात को डीपली। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की भी तो बात करनी होगी। सॉल्यूशन क्या है कि हमें प्रॉब्लम कहां है, हम प्रॉब्लम किसको दे रहे हैं? या तो हम इस फिजिकल बॉडी को, जब प्रॉब्लम आती है डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर के पास समझते हैं, बॉडी को, ब्रेन को, मशीन को ठीक करवाते हैं, ब्यूटी पार्लर के पास लेके जाते हैं, सब कुछ ठीक करवा ले रहे हैं, जांच करवा लिए, अब बीमारियां पैदा हो गई, गोलियां खाने शुरू कर दिए, वो सब ठीक है, चल रहा है, गोलियां खाते रहो, मशीन को चलाते रहो, शरीर को चलाते रहो। लेकिन इसके पीछे की जो ये दुनिया है, 75% कभी पलटकर ऐसे नहीं देखा कि ये है क्या, ये ब्रह्मांड जो पीछे खड़ा हुआ है, ये 3 माइंड, ये इंटेलेक्ट, ये सोल, ये सुप्रीम पावर, इनके साथ तो कभी कनेक्शन समझा ही नहीं। ये समझने की जरूरत है। फिर हम क्या करते हैं कि ये बॉडी जब लो एनर्जी पे चलता है तो हम दोष दे देते हैं कई बार, किसको? अपनी किस्मत को। ये बॉडी बोलती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, सारी बीमारियां भगवान ने मेरे को दे दी, मेरी तो पता नहीं कौन सी मैं बेकार आत्मा लेकर पैदा हुआ हूं कि सारे पिछले जन्मों का कर्म मेरे इसमें आ गया है।
यानी कई बार हम सोल को कोसते हैं, पीछे के कर्मों को कोसते हैं, या फिर भगवान को कोस देते हैं। जरा पूछ के देखिए, इसको घुमा देते हैं, और ये अब जो बॉडी है ये किसको पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, ये दोष दे रहा है इस सोल को। ये बोल रहा है कि मेरी आत्मा ही खराब है, मेरे को बैड सोल मिला है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। जो एनर्जी का कमी आ रहा है इसमें, क्या इसकी कोई पार्शियलिटी थी? इसने कोई पार्शियलिटी किया? इसने अपना 100% एनर्जी किसको दे दिया? माइंड को। इसने 1% भी अपने पास नहीं रखा, पूरा का पूरा दिया। अब माइंड ने 100% इसको नहीं दिया तो किसकी गलती है? माइंड की। 80% एनर्जी ये सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड चिक चिक चाय चाय पला पला बला करके रात भर दिन भर खा जाते हैं। और ये माइंड किसके हैं? ये दो पागल बंदर, ये तो आप ही के हैं ना सर। तो आप सोल को कैसे बोल सकते हो? सोल तो आपकी प्योर है, गॉड ने हमें अच्छी सोल देके भेजा है। लेकिन ये जो माइंड है ये तो हमने बनाया, कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड तो हम बचपन से लेकर आज तक बनाते हैं। प्रोग्रामिंग एनएलपी में आपने सीखा। तो ये बॉडी के लेवल पर जो प्रॉब्लम है, सोल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने सारी परेशानियां मेरे को दे दी, पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था। मैंने बहुत बार सुना, पेशेंट जब मेरे पास आते हैं, सर कैंसर भी मेरे को है, सर मेरे को ऑटो इम्यून डिजीज भी है, सर मैं आपकी फीस भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है। मैं बोलता हूं कोई रिलेशनशिप? बोले नहीं सर, मेरे बेटे मुझे छोड़ के चले गए, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया है। मैं बोला क्या फिर बचा है तुम्हारे पास? रिलेशनशिप तुमने खराब कर लिए, पैसे के साथ तुमने रिलेशनशिप खराब कर लिया और बॉडी में डिजीज पैदा कर ली। अब मैं बेचारा डॉक्टर तुम्हारी क्या मदद करूं? कितना तुम्हें गोलियां दवाइयां ठीक करेंगे? उसके लिए भी तुम्हारे पास पैसा नहीं है। कोई भी डॉक्टर बिना पैसे के कैसे इलाज करेगा? उसको भी हॉस्पिटल चलाना है। वो बोलता है कि सर मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मुझे पता नहीं ऐसा क्यों किया। अरे भगवान की कहां गलती है भाई? पूछ के देखिए इस भगवान से, और इससे आपस में बात करवा देते हैं। पूछिए भगवान से। ये पूछ रहा है कि भगवान जी आपने मुझे इतनी किस्मत क्यों खराब दी? भगवान जी बोल रहे हैं भाई मैं तो 100% एनर्जी इसको देता हूं, सोल को 100%, कोई पार्शियलिटी नहीं करता। सारी सोल्स, कोई भी, चाहे वो एनिमल की सोल हो चाहे ह्यूमन बीइंग की सोल हो, सबको मैं 100% देता हूं। कोई पार्शियलिटी नहीं होता, बैड सोल गुड सोल कुछ भी नहीं होती। अब ये सोल भी, इसकी भी कोई गलती नहीं, ये भी 100% दे रही है। प्रॉब्लम तो ये 3 बंदर में है ना, और ये 3 बंदर में से भी ये बेचारा बंदर तो बहुत अच्छा बंदर है, ये तो 15% एनर्जी पूरी की पूरी दे देता है। लेकिन ये जो 2 बंदर हैं, चंचल बंदर, मैड मंकी, ये दोनों सारा दिन लड़ते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सारी एनर्जी 80% खा जा रहे हैं, 5% एनर्जी मात्र यहां दे रहे हैं। और बची कुची कसर हम अनहेल्दी फूड हैबिट, ऐसे लोगों से मिल मिलके जिनका ऑरा ही खराब है, अपने ऑरा को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, केमिकल, रेडिएशन और नेगेटिव एनर्जी को अपने ऑरा में भर ले रहे हैं। तो पहले से ही बॉडी 20% मोड पे चल रही है माइंड की वजह से, उसकी बची कुची कसर आपने 10% इन्वायरमेंट में से कर दी, अनहेल्दी फूड खाके, अनहेल्दी लोगों से मिलके, डिस्टर्ब लोगों से मिलके, केमिकल और रेडिएशन को भर भर के ले लिया। अब ये बीमार क्यों नहीं पड़ेगी? अब क्यों रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे इसके? क्यों इसके पास पैसा आएगा? बताइए मुझे। है बात समझ की? मेक सेंस? अभी तक जो समझा, आगे की बात और समझिए। अब करना क्या है, चार्जिंग कैसे होता है? तो अभी मैंने आपको समझाया कि गॉड से सोल के पास, सोल से माइंड के पास और माइंड से बॉडी के बाद ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, ची, बायो इलेक्ट्रिकल करंट, इसका ट्रांसमिशन होता है। अब समझते हैं दिन और रात। दिन में क्या होता है और रात को क्या होता है? डे एंड नाइट। रात को क्या होता है? ये जो गॉड हैं, ये तो 24/7 सोल के साथ कनेक्टेड रहते हैं। 24/7 सोल और गॉड के बीच में कनेक्शन बना हुआ है। सोल माइंड को 100% एनर्जी दे रहा है। दिन में ये, रात में ये दोनों माइंड सो जाते हैं। कौन से माइंड? सब कॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड ने आंखें बंद कर ली, सुनना बंद हो गया, काइनेस्थेटिक सेंस कम हो गई, तो कॉन्शियस माइंड बंद हो गया। सब कॉन्शियस माइंड भी सो गया, दोनों माइंड सो गए। अब इन दोनों की जो 85% एनर्जी थी वो यूज होना बंद हो गई, और 15% एनर्जी जो अनकॉन्शियस माइंड में थी, यहां से बॉडी के अंदर जानी होगी
और ये जो 85% एनर्जी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में थी, ये भी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो गया। तो रात को हमारी बॉडी की बैटरी चार्ज होती है, एक एक सेल वोल्टेज को चार्ज करता है, क्योंकि ये तीनों माइंड रात को सो जाते हैं, तीनों माइंड रात को सो जाते हैं। इस वजह से बॉडी की बैटरी रात को चार्ज होती है 100%। और इसीलिए 6-8 घंटे की गहरी नींद होने के बाद ये जब बॉडी सुबह उठती है, इसको फुल चार्ज महसूस होता है, ये बोलती है यस अब मैं चार्ज हो गया हूं, आज मैं दिन अच्छे से काम करूंगा। फिर इसके बाद ये बॉडी दिन भर काम करती है, खूब फिजिकल वर्क करती है, खूब मेंटल वर्क करती है। अब ये वोल्टेज जो रात को चार्ज हुआ था धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है, और रात के समय 7-8 बजे के आसपास इसकी बैटरी डाउन होती है। और बैटरी डाउन होती है तो जो ये आंखें हैं ये सिग्नल देना शुरू कर देती है, ब्रेन बताना शुरू कर देता है, अंदर में बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी लो होती है, ऐसे गाड़ी की हमारी इस बॉडी की बैटरी डाउन होती है और ये बीप बजना शुरू होता है, बताता है कि सो जाओ। लेकिन तब चालू हो जाता है हमारा टीवी का ड्रामा, नेटफ्लिक्स, वो वेब सीरीज, वो यूट्यूब, और फिर हम एक्स्ट्रा और खींच डालते हैं इस बैटरी को। एकदम जब तक 0 नहीं होता, रात का 3 नहीं बजता, जब तक ये बीप 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 करके एकदम पूरा डिस्चार्ज नहीं होता, जब तक आंखें बंद नहीं हो जाती, तब तक इसको डिस्चार्ज करके सोते हैं। क्या मजाल की 5% इसके ऊपर छोड़ दें। 0, जब तक 0 नहीं होगा तब तक नहीं सोऊंगा। फिर चलो सो गए 3 बजे 4 बजे, बैटरी चार्ज, भगवान ने तो ये भी पावर दिया है कि जैसे ही 3 बजे सोओगे तब भी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। 3 बजे सोए हो, सुबह 7 बजे उठ गए क्योंकि ऑफिस जाना है, क्योंकि टेंशन है, 4 घंटे मात्र बैटरी चार्ज हुई, उसमें भी रात को ये दोनों माइंड फिर एक्टिव हो गए। सोना था इन दोनों को, लेकिन ये रात भर चालू हो गए। उसने तेरे को ऐसा क्यों कहा, उसकी क्या मजाल, वो तेरे को ऐसे क्यों देखा, तेरी साड़ी उसकी साड़ी से कम सफेद क्यों, तेरा प्रमोशन उसके प्रमोशन से बाद क्यों, तेरे पास छोटी गाड़ी क्यों उसके पास ज्यादा बड़ी गाड़ी क्यों। वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, वो देखता है तो अच्छे तरीके से नहीं देखता है, उसने तो तुम्हें देखा ही नहीं। अरे ये सारी चीजें ये दोनों माइंड आपस में चालू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करना, पागल बंदर लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर इन्होंने ड्रामा चालू कर दिया। एक तो 4 घंटा ऐसे ही मिला था, उस 4 घंटे में भी 2 घंटा इन्होंने ड्रामा चालू रखा, फिर वो डरावने सपने आने शुरू हो गए। यानी कि वो रात को भी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं हो रही है, और ये दोनों आपस में रात को भी चार्ज नहीं होने दे रहे हैं। और दिन भर फिर ये जब चालू हो जाते हैं फिर लड़ते हैं, दिन में भी नेगेटिव थिंकिंग ला रहे हैं, ओवर थिंकिंग ला रहे हैं। तो बॉडी के लेवल पे रात को बैटरी भी ठीक से चार्ज नहीं हुई, और दिन भर भी ये लोग बैटरी चार्ज नहीं होने दे रहे हैं, तो ये बॉडी तो लो वोल्टेज पे चलेगा ही ना। अब ये रात भर 3 घंटा मिला, फिर सुबह उठना चालू चाह रहा है, लेकिन क्योंकि बैटरी पूरी चार्ज नहीं हुई है तो ये आंखें खुल नहीं रही हैं। अगर ये बैटरी फुली चार्ज होती है तो अपने आप आंखें खुल जाती हैं टाइम से, लेकिन जब तक बैटरी चार्ज नहीं होगी तब तक आंखें नहीं खुलेंगी। यस, मैं बात कर रहा था कि हमारी जो बैटरी है वो रात को चार्ज होती है, और रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं, कितना घंटे की नींद चाहिए, मिनिमम 6 घंटे की, 4 से 6 घंटा, मिनिमम 4 घंटा और मैक्सिमम 6 से 7 घंटा, ये मिनिमम नींद चाहिए। अगर आप बहुत गहरी नींद लेते हैं, डीप स्लीप, बिना ड्रीम के, तो 4 घंटे में फुल बैटरी चार्ज हो जाती है, बशर्ते आपको 4 घंटे डीप स्लीप आनी चाहिए। 1.5 घंटे के टोटल 4 साइकिल हमें नींद के लिए चाहिए होते हैं। 1.5 आवर्स का एक साइकिल होता है बैटरी चार्जिंग का सिस्टम। टोटल 4 राउंड बैटरी चार्जिंग के लगते हैं। पहले राउंड में कितना % बैटरी चार्ज होती है मालूम आपको? पहले राउंड में टोटल बैटरी चार्ज जो होती है वो पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में ऑलमोस्ट 90% बैटरी चार्ज हो जाती है। लास्ट का जो राउंड होता है 1.5 आवर्स का, उसमें ओनली 10% बैटरी चार्ज होती है। इसीलिए 4.5 घंटे की
अच्छी नींद अपने आप में 90% बैटरी चार्ज करने के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन मिनिमम 4.5 आवर्स की नींद डीप स्लीप लेना बहुत जरूरी है। लास्ट का जो 1.5 घंटा है, फोर्थ साइकिल, उसे आप छोड़ भी सकते हैं, उसका रिप्लेसमेंट आप मेडिटेशन के द्वारा ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि पहला बैटरी चार्जिंग सिस्टम है डीप स्लीप। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, जिस समय कोई ड्रीम नहीं आ रहा हो, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड टोटली क्लोज है, अनकॉन्शियस माइंड बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करके चल रहा है, और ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी का फ्लो सुप्रीम पावर से सोल और सोल से डायरेक्ट बॉडी के पास, क्योंकि माइंड बिल्कुल जीरो मोड में है। तो टोटली बैटरी चार्ज होगी और सुबह उठकर हम कहेंगे वाओ मेरी बैटरी अच्छे से चार्ज हुई, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रात को बैटरी चार्ज ठीक से नहीं होती, क्योंकि ये जो दोनों बंदर हैं ये जाग गए, ये लड़ाई करना शुरू कर दिए और बैटरी मतलब 20% चार्ज हुआ। तो हम सुबह उठ के क्या बोलते हैं? सुबह उठकर बोलते हैं, सुबह उठकर हम कहते हैं कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज तबीयत अच्छी नहीं है। और फिर आप ऑफिस में फोन करते हैं कि बॉस आज नहीं आ पाऊंगा, आज तबीयत अच्छी नहीं है। जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं, सर सुनो जी आज ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, कहीं बाहर से मंगवा लो, आज तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। बच्चे मम्मा को बोलते हैं, मम्मा आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तबीयत अच्छा नहीं है। हम गलत बोलते हैं, गलत वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं। हमें क्या बोलना है कि आज मेरी बैटरी चार्ज नहीं हुई है। बॉस को फोन करना है, सर आई एम ऑन 20%, माई 80% बैटरी इज नॉट चार्ज इन द नाइट, सो आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन माई टुडे एक्टिविटीज। और आप इस तरीके से बात करेंगे तो बॉस भी कहेगा यस यार मैं भी 50% पर ही हूं, आज मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज से अपनी वोकैबुलरी चेंज करें। जिस दिन सुबह उठने के बाद अच्छा नहीं लगे तो अपने आप को बोलें, अपने रिलेटिव्स को बोलें कि मेरी बैटरी आज पूरी चार्ज नहीं हुई है और मुझे एक्स्ट्रा चार्ज अभी जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले अपने घर में डिक्लेयर कर दे कि आज मेरी बैटरी लो है और आज मैं चिड़चिड़ करने वाला हूं, तो मेरे बिहेवियर से परेशान ना हो, मेरे ऊपर हैरान ना हो, मेरी बैटरी का प्रॉब्लम है। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी बैटरी को ऊपर ले जाने का। फिर मैं आपको तरीका सिखाऊंगा बैटरी चार्ज करने का कि अगर आपको रात को नींद में 50% ही बैटरी चार्ज हुई है तो दिन में कैसे चार्ज करना है। वो एक्स्ट्रा चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग सिस्टम आपको दे रहे हैं साइकोन्यूरोबिक के द्वारा। तो पहला पार्ट, अगर आपको बैटरी अच्छी चार्ज चाहिए तो एटलीस्ट 80 to 90% बैटरी नींद से चार्ज करें। इसीलिए एग्जैक्टली 10 से 11 के बीच में सो जाना चाहिए, मैक्सिमम 10 to 11, क्योंकि उस समय बैटरी चार्जिंग शुरू हो जाता है। अगर आप उस समय मोबाइल में, नेटफ्लिक्स में अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, एक तरफ चार्जिंग हो रहा है एक तरफ ड्रेन कर रहे हैं, तो अगले दिन के लिए टोटल बैटरी चार्ज नहीं होगा। दूसरा, सपने नहीं देखना है। सपने दिन में देखने चाहिए खुली आंखों से और उन्हें पूरा भी करना चाहिए। जो रात के सपने होते हैं वो केवल एनर्जी को डिस्चार्ज करते हैं। बंद आंखों से सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सपने देखना आपको सिखाया एनएलपी में, खुली आंखों से, आंखों को बंद करके जागते हुए VAK में सपने देखना है और उन्हें मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि उस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप नींद में सपने देखते हैं उस समय आपका कंट्रोल नहीं होता। अगर आप नींद में सपने देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उस समय सपनों में क्या होता है कि आप गिरते ही जाएंगे। मान लीजिए पहाड़ से गिर रहे हैं तो गिरते ही जाएंगे, गिरते ही जाएंगे, आप उठ नहीं सकते। आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी पे चढ़ते ही जाएंगे, चढ़ते ही जाएंगे, कुछ भी होता रहेगा अनकंट्रोल्ड। सपनों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो सपनों की दुनिया में और रियल दुनिया में यही फर्क होता है कि सपनों में हमारा कंट्रोल नहीं होता, रियल दुनिया में हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन अगर जागते हुए भी आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल नहीं है, इट मींस आपकी लाइफ सपने की तरह चल रही है। जाग जाइए उस सपने से और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। सपने देखना है तो कैसे देखना है? डे ड्रीमिंग, दिन में देखना है, एनएलपी की मदद से, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की मदद से। रात को गहरी नींद लेनी है ताकि बैटरी फुली चार्ज हो। मैं कैसे करता हूं? अगर मुझे अगले दिन
सुबह उठने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे कोई सपना आया और वो अच्छा नहीं था, तब मैं उसका एनालिसिस पता किस तरीके से करता हूं। मैं सोचता हूं कि ऐसा क्या चल रहा था कल मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मेरा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड रात को कनेक्ट हो गया और उन्होंने वो एक मूवी क्रिएट कर दी और जिसकी वजह से मेरी बैटरी चार्ज नहीं हुई। और दिन में उसको समझा के सोता हूं कि अब ये मूवी नहीं चलानी है, वो मूवी वहां से निकाल देता हूं, नहीं तो फिर अगली रात को फिर चलेगी वही मूवी, या आपका माइंड आपको फिर वो डेली कुछ ना कुछ नया मूवी क्रिएट करके देगा बिना टिकट के। लेकिन टिकट किसकी फॉर्म में ले रहा है? वो एनर्जी की फॉर्म में। आपको नहीं मालूम वो फ्री में कुछ भी नहीं देता है, वो आपकी एनर्जी डिस्चार्ज कर रहा है जब आप रात में रियल मूवी देखते हो अपने माइंड के मेंटल स्क्रीन पर। तो क्या करना है? सपनों से घबराना नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, सर मुझे बुरा सपना आया, सुबह सुबह आया और आज तो मेरे साथ ये होगा। नो माय डियर फ्रेंड, इट्स योर बिलीफ। सुबह सुबह सबसे कच्ची नींद होती है, जो अगले 4.5 घंटे के बाद जो 1.5 घंटे की नींद होती है वो सबसे कच्ची नींद होती है, क्योंकि उस समय अल्फा वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं, थीटा वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा सपने सुबह सुबह आते हैं। या रात में जब जब थीटा वेव्स आएंगी, नींद कच्ची होगी, तब आपको सपने आएंगे। तो सुबह के सपनों का रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। रात के सपनों में यह समझिए, ड्रीम्स आर अनमैनिफेस्टेड डिजायर्स। जो भी आप रियल लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपकी अनमैनिफेस्टेड डिजायर्स हैं, वो सपनों में पूरी होती हैं। वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, ये दो डायरेक्टर हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये दोनों मिलके एक मूवी तैयार करते हैं आपके लिए। और वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी ड्रामा हो सकता है बेफालतू का, उसको इंटरप्रिटेट मत करें। सपनों का केवल एक ही इंटरप्रिटेशन है कि आपकी लाइफ में पीस नहीं चल रहा है, आपका माइंड परेशान है, इसलिए रात को आपको मेंटल मूवी दिखा रहा है। तो दिन में उससे बात करिए, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करिए, उसकी अटेंशन को समझिए, उसकी इंटेंशन को समझिए, ताकि वो रात को आपको शांति से सोने दे और आपकी बैटरी को पूरा चार्ज करे। ओके। दूसरा पार्ट, दिन में और रात में दोनों ही समय ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को लड़ने ना दें। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि आपकी बैटरी दिन में भी ज्यादा डिस्चार्ज ना हो। नहीं तो आपको रात में चार्ज करके सोया, फिर चार्ज करने के बाद जैसे ही आप सुबह उठे, घर में एक बवाल मच गया और आपने गुस्सा कर दिया, और गुस्सा करने के बाद 90% एनर्जी एक ही बार में डिस्चार्ज कर दी, फिर आप दिन भर 10% मोड पे चल रहे हैं। तो कोशिश करें, समझें। एनएलपी में मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई, हाउ टू चेंज स्टेट, कि कैसे आप अपने माइंड की एनर्जी को डिस्चार्ज नहीं होने दें, बैटरी को चार्ज रखें। फिर अगला पार्ट बचता है कि एक्स्ट्रा चार्ज कैसे करें। एक्स्ट्रा चार्ज करने का तरीका है आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा आप एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज कर सकते हैं। पूरी दुनिया नींद में चार्ज होती है, 90% लोग नींद में चार्ज होते हैं। उस 90% में से 50% लोग अपनी बैटरी को 80% चार्ज कर पाते हैं। 50% लोग 80% चार्ज कर पाते हैं, बाकी 50% 30% 40% मोड में चलते हैं। कुछ 50% से ऊपर जो लेके जाते हैं 60%, 70%, 80%, 90%। तो आप कितने पे चार्ज करें अपनी बैटरी को? अच्छी नींद के द्वारा, 6 घंटे की भरपूर नींद के द्वारा अपनी बैटरी को एटलीस्ट 90% चार्ज करें, 95% चार्ज करें, 98% चार्ज करें। इसके ऊपर 1 घंटे का मेडिटेशन अगर आपने कर लिया तो आपकी बैटरी 50% एक्स्ट्रा चार्ज हो गई। अब आप हो गए 150% वोल्टेज पर। जब आप 150% पे वाइब्रेट करेंगे, दूसरे लोग कोई 50 पे कर रहा है, कोई 60 पे कर रहा है, कोई 70 पे कर रहा है, तब आप दूसरों से ज्यादा वेल्थ कमा पाएंगे, दूसरों से ज्यादा रिलेशनशिप अच्छे बना पाएंगे, दूसरों से ज्यादा नेटवर्किंग कर पाएंगे, दूसरों से ज्यादा मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एक, एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना है, दूसरा एनर्जी को एक्स्ट्रा गेन करना है। प्रॉपर स्लीप, डीप मेडिटेशन, ये दो चीज, दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। एक पार्ट और कहूंगा कि ये जो एनर्जी आपने चार्ज कर लिया, ये एनर्जी चार्ज होता कैसे है? बैटरी सिस्टम है कहां? ये बैटरी सिस्टम है हमारी एनर्जी बॉडी। 72,000 नाड़ियां, 3 मेजर नाड़ी और 114 चक्र, 114 चक्रास, उसमें से 7 मेजर चक्रा।
ये है चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग सिस्टम। भी जैसे इन्वर्टर के अंदर वायर बिछी होती है, इन्वर्टर लगाते हो चार्जिंग के लिए, तो बॉडी के अंदर एक चार्जिंग सिस्टम तो होना चाहिए। ब्लड चार्ज नहीं होता, बोन्स चार्ज नहीं होती, वेन्स चार्ज नहीं होती, आर्टरी चार्ज नहीं होती। चार्ज कौन होता है? ये एनर्जी सिस्टम। 72,000 नाड़ियां ये एनर्जी लेकर जाती हैं, ये चक्र चार्ज होते हैं। अगर पिछले 3 महीनों से आपकी बैटरी प्रॉपर वे में चार्ज नहीं हो रही है, तो आपकी बॉडी का ऑरा डिस्टर्ब होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। क्योंकि जो मैंने ये बताया हॉलिस्टिक मॉडल, योग में बताया गया है 5 लेयर, ये फिजिकल बॉडी, ब्रेन और बॉडी का। दूसरा है एनर्जी लेयर, जिसमें 72,000 नाड़ियां होती हैं जो दिखाई नहीं देती। आप यहां देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने अभी दिखाया हॉलिस्टिक मॉडल, इस हॉलिस्टिक मॉडल में से ये पहला फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। इसके बाद ये तीसरा लेयर मनोमय कोश, मन। लेकिन इन दोनों के बीच में एक लेयर और है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बॉडी। यहां पर ये चार्जिंग स्टेशन है, और ये किसके बीच में? एक माइंड और बॉडी के बीच में। लोग फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं या माइंड पे काम कर रहे हैं? मैं आपको एनर्जी बॉडी पे काम करना सिखाऊंगा, जिसके द्वारा आप अपनी फिजिकल बॉडी को भी ठीक रखेंगे और मेंटल बॉडी को भी। मनोमय कोश, अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी। कंट्रोलिंग सिस्टम इज एनर्जी सिस्टम। यह है गुरु मंत्र साइकोन्यूरोबिक्स का, पीएनपी साइंस का, प्रोग्राम यूर चक्रास। फिर बचता है ये इंटेलेक्ट। इसका क्या रोल है? ये पागल बंदर दोनों लड़ते रहते हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। ये पला पला बला बला करते हैं, लेकिन इन पला पला बला बला को कंट्रोल करने के लिए ये एक इंटेलेक्ट दिया हुआ है। ये कंट्रोल करता है हमारी थॉट्स को, डिसीजन लेने में मदद करता है। देखना, आप जब भी कुछ डिसीजन लेते हैं, एक अंदर से आवाज आती है। वो किसकी आवाज होती है? वो इसकी आवाज होती है, बुद्धि की आवाज, विवेक, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्चुअल पावर है इसके अंदर। आजकल हम इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, हम बेवकूफ हैं। हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं और अपने आप को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो अपने इंटेलेक्ट की आवाज सुनता है, और हम इस इंटेलेक्ट को बंद कर दिए हैं। हम बात किसकी सुन रहे हैं? इन 2 पागल बंदरों की, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की। और ये इंटेलेक्ट आपको अंदर से आवाज देता है, ये कर वो कर। इसको आप थप्पड़ मार के बिठा देते हो, चुप हो जा, बैठ जा। ये कौन थप्पड़ मारते हैं? ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में पूरे बिलीफ हैं, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है। कॉन्शियस इंफॉर्मेशन लेकर इस बेचारी बुद्धि को, इस छोटे से बच्चे को ये लोग डरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रात को 10 बजे सोने का सोचा, क्योंकि आज आपने ये लेक्चर सुन लिया, और आप 10 बजे सोने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इंटेलेक्ट बोलेगा कि यार आज तो इतना सुन के आया है, आज तो 10 बजे सो जा, और आप सोने की तैयारी करेंगे। फिर आएंगे ये दोनों, ये कॉन्शियस माइंड, इसके हाथ में मोबाइल है, उसमें नेटफ्लिक्स है, वेब सीरीज बहुत बढ़िया चल रही है, उसका प्रोमो आ रहा है, इसने इंफॉर्मेशन दे दिया सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड ने बताया कि पिछला एपिसोड तो बहुत जबरदस्त था, चल आज भी देख लेते हैं, कुछ नहीं होता, अनिल सर तो बोलते ही रहते हैं, फिर कल से करेंगे। अंदर से आवाज आएगी कल करेंगे, आज और देख लेते हैं। तो यानी कि आपने उस बुद्धि को, इंटेलेक्ट को फिर आपने डाउन कर दिया इन दोनों ने मिलकर। तो अब क्या होगा? फिर आप रात में वही देखा, फिर सुबह उठ के पछताएंगे, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं होगी। फिर आपको इंटेलेक्ट समझाएगा कि अरे भाई रात को बोला तो था। लेकिन कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और इसको डिप्रेस कर दे रहे हैं। तो अब क्या करोगे? जब आप साइकोन्यूरोबिक करोगे तो एक नया माइंड आपके पास आएगा, जिसका नाम होगा सुप्रा कॉन्शियस माइंड। और ये सुप्रा कॉन्शियस माइंड किसके साथ मिलेगा? इस इंटेलेक्ट की सिस्टर के साथ। ये सुप्रा कॉन्शियस ब्रेन, माइंड और ये इंटेलेक्ट दोनों मिल जाएंगे। अब ये दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे, और एक तरफ ये आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस, और एक तरफ आपकी इंटेलेक्ट और सुप्रा कॉन्शियस माइंड। अब आपके पास 3 नहीं 4 एंटिटी हैं, और ये जो 4th एंटिटी आपके पास आएगा, ये आपके इंटेलेक्ट को और इसको दोनों को इतना स्ट्रांग कर देगा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को सुपरसीड कर पाएंगे। तब आप रियल एंजॉय कर पाएंगे लाइफ का। तो आप तैयार रहें अपनी इंटेलेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए और अपने सुप्रा कॉन्शियस माइंड को एक्स्ट्रा क्रिएट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ
एनर्जी सिस्टम, साइकोन्यूरोबिक के साइंस, जो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ लेकर आ रहा हूं, एक नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। आशा करता हूं आपको यह हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट और एनर्जी मॉडल्स समझ में आया होगा। थर्ड लेयर जो होती है, फोर्थ लेयर, माइंड के बियॉन्ड, इंटेलेक्चुअल लेयर, अभी ये वीक पड़ी हुई है, फिर आप इसके साथ कनेक्ट होना सीखेंगे, क्योंकि सुप्रा कॉन्शियस माइंड जब आपका डेवलप होगा तब आप इंटेलेक्चुअल लेयर को एक्सेस कर पाएंगे। फिफ्थ लेयर, ये ब्लिस, सोल की लेयर, तब आप अपनी रियल ब्लिस को फील कर पाएंगे, अंदर की आत्मा के साथ जुड़ पाएंगे, अपनी खुद की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो ये 5 लेयर एनर्जी के माध्यम से समझें, हॉलिस्टिक मॉडल के हिसाब से समझें, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझें, योग के हिसाब से समझें, सारी चीजों को इंटीग्रेट करके मैं ये साइकोन्यूरोबिक की साइंस के साथ और क्वांटम फिजिक्स की साइंस के साथ आने वाले दिनों में आपको समझाऊंगा। आने वाले सेशंस में हम कैसे चलेंगे, अभी कल और नॉलेज सेशन होगा, इंट्रोडक्शन सेशन, फिर हम परसों से 1 बाय 1 एक एक चक्र को करेंगे ड्रेस के साथ, ड्रेस कोड के साथ। रूट चक्र से शुरू करेंगे और लास्ट के चक्र तक चलेंगे, क्राउन चक्र तक। कल हम एनर्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, चक्रों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन, कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, वो सब चीजें सीखेंगे। फिर एक एक चक्र का डेली नॉलेज मिलेगा, एक एक मेडिटेशन को करेंगे लाइव और सीखेंगे कैसे कैसे करना है। तो आपको 7 कलर की ड्रेस रेडी करनी है, फ्रूट्स, डाइट उस दिन का उस कलर का होगा, ड्रेस उस कलर कोड का होगा, उस दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक वही एक्टिविटी करनी है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें।